नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट या यूँ कहें कि बातचीत या गुफ्तगू में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश की एक जानी-मानी हस्ती श्री अनूप श्रीवास्तव जी। अनूप श्रीवास्तव जी पेशे से बाय प्रोफ़ेशन आप चीफ़ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिल हमेशा संगीत के क्षेत्र में ही रहा है और अब तो आप पूरी तरह संगीत को ही समर्पित हैं। अनूप जी एक सिद्धस्थ कंपोज़र हैं, एक निपुण गज़ल गायक हैं, लेकिन आप खुद को जिस रूप में जाना जाना या इंट्रोड्यूस किया जाना पसंद करते हैं, वो है एक संगीत शिक्षक का या एक म्यूज़िक मेंटर का। म्यूज़िक मेंटर के रूप में आप स्वरशाला नामक एक संगीत शिक्षण संस्थान का संचालन करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो अनूप जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार। दोस्तों, अनूप सर और उनकी टीम यूँ तो हमेशा ही चर्चाओं में रहती है, सुर्खियों में रहती है। लेकिन अभी हाल ही में आपको जो सुर्खियाँ प्राप्त हुई हैं, वो एक विशेष घटना है कि आपने अपनी टीम के साथ, आपकी टीम के 90 लोगों ने मिलकर कुहू कुहू बोले कोयलिया गीत का एक सामूहिक गायन किया है, स्वरशाला की नवीं वर्षगांठ पर 1 मार्च 2026 के दिन। और इस इवेंट को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है और इसको रजिस्टर किया है और मान्यता दी है। तो इस विश्व कीर्तिमान के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक बड़े गौरव की बात है। तो दोस्तों, अनूप जी जितने कुशल या उम्दा किस्म के संगीतकार हैं, उससे भी उम्दा किस्म के इंसान हैं। खुशमिजाज, हाजिर जवाब। आपसे बातचीत का एक लंबा सिलसिला रहा है और आपसे बातचीत करना हमेशा एक खुशगवार अनुभव होता है। तो बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करना चाहूँगा अहमद फराज साहब के शब्दों से। सुना है बोलें तो बातों से फूल झड़ते हैं, है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात। तो अनूप सर, पहली बात, बहुत चर्चे हैं स्वरशाला के, आपकी टीम के। तो इस स्वरशाला के बारे में कुछ बताइए। आलोक भाई, आपका भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। मैंने अपना म्यूज़िक करियर जो एक तरीके से सिस्टमेटिक म्यूज़िक करियर यदि बात करें तो 1983 में शुरू किया था, जब मेरी मुलाकात मेरे गुरु उस्ताद सरबत हुसैन साहब से शुरू हुई थी। और 1983 से लगभग 25 साल में निरंतर उनके संपर्क में रहा और निरंतर उनसे सीखता रहा। 2007 के बाद उनकी सर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो कम क्लास लेते थे वो, और 2013 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद से ही मेरे जहन में था कि एक चूँकि काफ़ी कुछ मटेरियल उन्होंने मुझे सौंपा था और भी छात्रों को सौंपा था, तो उसको मैं डिसेमिनेट करूँ, उसको दूसरों लोगों को बताऊँ कि मेरे पास क्या-क्या है सर का दिया हुआ। तो यही सब सोच के मैंने स्वरशाला के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट, एकेडमी भी बोल सकते हैं उसको, स्कूल भी बोलता हूँ मैं, वो शुरू किया। और उसमें मैंने शुरू करने के पहले काफ़ी सारा और भी स्टडी किया कि इसमें एक टोटल पैकेज क्या होना चाहिए। टोटल पैकेज से मेरे मायने ये है कि मैक्सिमम लोगों की रुचि फिल्मी संगीत में होती है। जी। अब लोग सीधे फिल्मी संगीत गाने लग जाते हैं, फिल्मी गीत गाने लग जाते हैं, लेकिन उसमें वो बात तभी आ पाती है जबकि आपका विधिवत रियाज हो, आपने थोड़ी मेहनत की हो, जी। आपने थोड़ी तालीम हासिल की हो। तो उन्हीं गायकों में एक मैच्योरिटी लाने के लिए, ये समझ ली कि उनको फिनिश करने के उद्देश्य से मैंने एक पैकेज बनाया। मैंने थोड़ी स्टडी की कि फिल्म संगीत में शास्त्रीय गायन का क्या उपयोग है, अच्छा। कैसे उपयोग किया गया है। और बहुत सारे गीत हैं, जैसे मधुबन में राधे, लंबी फहरिस्त है। मधुबन में राधे के नाचरे, कुहू कुहू बोले कोयलिया, जाहू ना आए बालमा और लागा चुन्नी में दाग, जैसे अनेकों गीत हैं। और उसके अलावा भी ऐसे गीत हैं जो कि राग बेस्ड हैं और वही गीत अमर भी हैं। तो मैंने उसका जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि यदि ये हम लोगों को बताएंगे कि आप फिल्मी संगीत तो करिए, आप फिल्मी गीत गाइए, आप
लेकिन बेसिक आप क्लासिकल संगीत का आप लीजिए, सीखिए जी। तो आपकी पहचान संगीत जगत में ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप अच्छा गा रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि आप अच्छा गाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, आपको भी महसूस होता है कि हाँ, आपने अच्छा गाया। तो उसी लिहाज से उसी दूरदृष्टि को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए ये स्वरशाला की शुरुआत की और इसका बेसिक केवल ये है कि हम शास्त्रीय संगीत की बेसिक से सिखाते हुए हम उसको लाइट म्यूजिक की तरफ ले जाते मेरे हैं। ख्याल से काफ़ी अनूठा है, क्योंकि उस शहर में और भी म्यूज़िक शालाएँ हैं या म्यूज़िक समूह हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का शायद अब मुझे ज़्यादा आइडिया जी। नहीं है बाकी लोगों के बारे में, लेकिन हाँ, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है वही मैं उसको डिसिमिनेट करता हूँ और जो भी अनुभव से और सुनने का भी बहुत शौक है, अच्छे गायक को सुनना बहुत ज़रूरी जी। है। विशेषकर मेहंदी हसन साहब ने शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा उपयोग किया है गज़ल गायकी में, लाइट म्यूज़िक में। यदि उनकी कुछ गज़लें सुन ली जाएँ तो वो भी अपने आप में एक स्टडी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हमारे सरबत हुसैन साहब ने भी बहुत सारी रागों का रागेश्वरी और भैरवी और आसावरी सबके बेसिस पे लेके उन्होंने अपनी कंपोज़िशन की थी और वही मेरे को भी समझ में आई, तो मेरी सारी गज़लें या सारी कंपोज़िशन किसी न किसी राग पे बेस्ड रहती हैं। क्योंकि यदि आपको कंपोज़िशन में विविधता लानी है तो आपको राग का राग उपयोग बेस्ड राग आपको पे। कंपनी, तो इसी आधार पे स्वरशाला तो काफ़ी लंबा समय आपको हो चलती गया है। है संगीत के क्षेत्र में, आप 83 से आपने हाँ, बताया, लंबा समय हो गया और आप डेफ़िनेटली। अपने शासकीय दायित्व के साथ भी इस क्षेत्र में हाँ, हाँ, जुड़े रहे। काफ़ी मैंने लोग पूछते थे कि आप इतना कैसे कर लेते हो? क्योंकि हमने 83 में ही जब मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ तो नवांकुर का गठन भी किया था, जी। जो कि आज देश में जाना-माना नाम है और बड़े-बड़े प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो बस यही है कि जुनून है, यदि आपके मन में है कि हमको करना है, तो फिर जिस काम का आपको शौक रहता है, तो आपको थकान महसूस नहीं होती, तो क्योंकि अभी वो इस तो आपका वर्षशाला नशा है। में जी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस वर्षशाला में कितने लोग हैं आपके साथ और किस तरह के लोग, किस तरह के विद्यार्थी हैं देखिए, स्वर शाला में? स्वरशाला में 3 तरह के विद्यार्थी हैं। एक कैटेगरी तो उन लोगों की है जो ऑलरेडी कमा खा रहे हैं इससे, अच्छा, जो यानी प्रोफेशनल सिंगर प्रोफ़ेशनल्स जिनको हैं। बोलते जी। हैं अपन। एक कैटेगरी वो है जो कहीं न कहीं सीखे हुए हैं या गाते रहे हैं, वो लोग आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से गाने की इच्छा इच्छा। है। और मेरा मानना ऐसा है कि ईश्वर या माँ सरस्वती हर व्यक्ति को गाने का बीज देती है, एक इंड्यूस करती है। अब कोई तो उसको भुना लेता है, तो आपका कहना है कि यदि माहौल मिल जाता है, हर कोई गा लेकिन कई सकता है। लोगों को माहौल नहीं मिलता, तो उनको पता नहीं लग पाता कि वो गा भी सकते थे। या कई लोगों को जब पता लगता है तो लेट भी हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए और वो शौक ऐसा है कि यदि आपके जीवन में म्यूज़िक आ गया, तो मतलब आनंद आ गया। संगीत तो वैसे भी सर आनंद और खुशी का ही जी, दूसरा नाम है। जी। अब बात करते हैं आपके, जिसके लिए हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं, आपके विश्व कीर्तिमान की। तो इस विश्व कीर्तिमान को देखते या इसकी चर्चा करते पहला ख्याल जो मन में आता है, ज़हन में आता है, वो ये कि कुहू कुहू ही क्यों? जैसा आपने चर्चा की कि हमारी फ़िल्म संगीत में या संगीत, भारतीय संगीत में बहुत सारे गाने हैं जो शास्त्रीय जी, या उपशास्त्रीय संगीत पर जी, आधारित हैं। जी। लेकिन आपने इसी गीत का चयन क्यों किया? ख़ास रूप से कोई कारण रहा होगा कि हमने कुहू कुहू को ही सेलेक्ट किया? देखिए, मैं और मेरा इंस्टीट्यूट, ये सब लाइट म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट है। हम लोग क्लासिकल के पारंगत नहीं हैं, लेकिन क्लासिकल सीखा है और क्लासिकल का उपयोग लाइट में कैसे करना है, ये हम जानते हैं। कुहू कुहू बोले कोयलिया एक ऐसा गीत है जो एक आसान गीत नहीं है। हर फ़िल्मी गायक से मेरा मतलब जो स्टेज पे लोग परफ़ॉर्म करते हैं, फ़िल्मी गीत गाना चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि कुहू कुहू परफ़ॉर्म करें वो। अच्छा। और ये कुहू कुहू वही व्यक्ति परफ़ॉर्म कर सकता है जिसने शास्त्रीय संगीत के बेसिक का अध्ययन किया हो। और कारण उसका है कि ये गीत 4 रागों पर आधारित है। अच्छा, एक अकेला गीत और हाँ, 4 राग इसमें ये हैं। एक बहुत गुणी संगीतकार थे, आदि नारायण राव साहब साउथ के थे। जी। फ़िल्म स्वर्ण सुंदरी का गीत है। तो उन्होंने जब कंपोज़िशन की तो राग सोहनी को उन्होंने बेस रखा था और राग सोहनी के बाद उन्होंने सीधे राग बहार पे आते हैं।
फिर राग जौनपुरी पे आते हैं और राग यमन पे इस गीत का समापन करते हैं। तो यदि किसी को इस गीत को अच्छे तरीके से गाना है, मतलब जिसके बोलते हैं कि एक्सपर्टीज उसमें हो जाए, तो उसको इन 4 रागों का अध्ययन तो करना ही पड़ता है। अध्ययन में क्या होता है? अध्ययन में आप उसका आरोह, अवरोह, पकड़, उसकी स्वर मालिका, उसका ये आप छोटा किसी ख्याल, भी राग की बेसिक्स के किसी बारे भी में राग बता की रहे हैं। बेसिक, जी जी। छोटा ख्याल उसका, और यदि संभव हो तो तराना। एक लाइट म्यूजिक के विद्यार्थियों को क्लासिकल में इतना पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वो उस राग को आप पकड़ नहीं पाओगे, वो समझ नहीं पाओगे कि ये राग क्या है। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। आरोह, अवरोह, पकड़, स्वर मालिका, जी। छोटा ख्याल और संभव हो तो तराना। तो ये बड़े एक, ख्याल की ज़रूरत इसमें नहीं है लाइट म्यूजिक के लिए। अच्छा, बड़ा ख्याल प्योर क्लासिकल की तरफ जाता होगा। जी जी। और तो ये एक ही गीत 4 रागों में है, तो मेरे ख्याल से ये गीत संक्रमण करता हुआ शायद 4 रागों में ट्रेवल करता होगा। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं, मुझे नहीं लगता कि नहीं, ये 4 रागों का तो ये एकमात्र फिल्म संगीत में उदाहरण है कि जहाँ 4 रागों का मिश्रण एक ही गीत में हुआ है। और ना केवल हुआ है, बल्कि वो गीत भी इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि उस गीत को सब लोग गाना चाहते हैं, लेकिन सब गा नहीं पाते जी। क्योंकि उतनी तैयारी नहीं होती। तो जो भी गाना चाहता है तो पहले कायदे से उसको इन चारों रागों का अध्ययन करना चाहिए। बल्कि जब मैंने इसको सिखाया तो मैंने राग सोहनी से शुरू किया। पहले राग सोहनी सबको कराई, शुरुआत भी सोनी से किसी ही को है नहीं इसकी। बताया कि आपको कुहू कुहू गाना तैयार करवा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। राग सोहनी सिखाई। राग सोहनी पे और भी गाने हैं, झूमती चली हवा, या कुछ गज़ल है, मेरी भी कंपोजिशन है कुछ सोहनी पे, वो उनको करवाई। फिर धीरे से मैंने कुहू कुहू का मुखड़ा और आलाप राग सोहनी पे आधारित वो करवा दिया उनको। आप बार-बार रागों का ज़िक्र कर रहे हैं और राग या शास्त्रीयता संगीत की जो एक आम सुनने वाला होता है, जो संगीत का सामान्य रसिक होता है, वो नहीं समझता बहुत कुछ उसमें, उसको जटिल लगता है, कठिन लगता है, कनेक्ट नहीं करता रागदारी से। लेकिन आपने बोला कि इसकी बड़ी उपयोगिता है, तो मैं आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा-सा सरल रूप से यदि इन रागों का परिचय हमको दे पाएँ, तो हमारे सुनने वालों को थोड़ा ज़्यादा आनंद ले पाएँगे, समझ पाएँगे, ज़रूर, उनकी ज़रूर। उनकी समझ विकसित होगी। देखिए, हमारे जो 12 बेसिक स्वर हैं, जी। सारेगामा पाधानी सा, ये 8 स्वर होते हैं। सारेगामा पाधानी सा स्वर है, सा पे रिपीट होता है। इसमें रेगा धानी 4 ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद 4 कोमल है, और मध्यम पा मतलब तीव्र है। तो 12 स्वर हैं। यदि इन 12 स्वरों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो रागों को समझना आसान हो जाता है। जैसे राग सोहनी की बात करें तो राग सोहनी में ऋषभ कोमल है और मध्यम तीव्र है। अच्छा, जैसे मैं उसको थोड़ा सा जी। गुनगुना के बताता हूँ हाँ, आपको। थोड़ा-सा वो एक्सप्लेन लोगों को बेहतर हो जाएगा। सा सा ग म ध नि सा। बहुत खूब। मैंने रे छोड़ दिया, यहाँ पे आरोह में 5 स्वर है। सा ग म ध नि सा, नी रे सा नि ध, म ग म ध, ग म ग रे सा, आपने ग कहा म आपने ग रे रे छोड़ दिया, सा। तो सभी राग में सभी स्वर होना आवश्यक नहीं है। सभी नहीं, हर राग का अलग अलग अच्छा, अपना चलन रहता है। इस राग के स्टार्ट में ऋषभ इसमें नहीं है, गा से सा के बाद सीधे गा जाता है। कुहू समगा, कुहू कुहू बोले कोयली, कोमल रे आ गया। जी। तो ये बारीकी यदि सिंगर सीख लेगा तो ये राग गाना और ये गीत गाना उसको आसान आसान हो जाएगा। तो यही आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये यही सिखाने की तरीका है कि आप पद्धति है। उसके स्वर आप उनको सिखा दो, जी। उनके जहन में चढ़ जाए, उनके कंठ में आ जाए, तो ये गाना उनको आसान हो जाता है। ये तो हुआ राग सोहनी, और भी राग हैं आपने बताए इसमें। राग बहार की बात करते हैं। राग सोहनी मारवा थाट का राग है। थाट के बारे में भी कुछ बताएँ, थाट? हमारे देश में राग अलग है, थाट अलग है। राग अलग है, थाट अलग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पता भी होना चाहिए सभी को। 10 थाट है अच्छा, टोटल। जैसे कि हर थाट के नाम पे एक राग है, उसको आश्रय राग बोलते हैं। जैसे मारवा थाट का आश्रय राग मारवा होगा, भैरवी थाट का आश्रय राग भैरवी होगा, आसावरी थाट का आश्रय राग आसावरी होगा। तो सोहनी मारवा थाट का राग है, आश्रय राग नहीं है ये। अच्छा।
अब इसके बाद बहार राग इसमें लगी, मैं आपको अभी उसको गुनगुना के बताता हूँ। बहार राग जो है वो काफी थाट का राग है। काफी थाट में मतलब जिसमें कि गंधार और निषाद, काफी अपने आप में भी राग है, काफी राग भी थाट आश्रय, भी है। काफी आश्रय राग है। अच्छा काफी थाट पे, काफी थाट के नाम पर जो राग है काफी, वो आश्रय राग है जी। काफी थाट का, और ये उसका थाट का एक राग है। थाट 10 है। इन 10 थाटों से हमारे देश में लगभग 250-300 प्रचलित रागें हैं जो इन थाटों के बेसिस पे हैं। एक थाट से किसी से 20 राग निकली हैं, किसी से 25 राग निकली हैं, किसी से 10 राग निकली हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि थाट इज द मदर ऑफ रागास जी। थाट एक 10 बड़ा, तो थाट मुझे की समझ में आ रहा है, थाट 10 एक बड़ा थाट की क्लासिफिकेशन है। समझ लो कि 250 बच्ची हैं, आप ऐसा अच्छा समझ लीजिए। इन 250 में भी प्रचलन में उतनी रागें नहीं है, करीब 40-50 रागें जो है वो पॉपुलर होंगी, लोकप्रिय काफी होंगी। प्रचलन में, पॉपुलर है, सब लोग उनको गाते भी हैं। अच्छा, थाट गाया नहीं जाता, थाट एक इंडिकेटरी है। थाट में सातों स्वर होते हैं, लेकिन राग में सातों स्वर होना जरूरी नहीं है। अच्छा बट उन स्वरों को कंटेन करता हुआ, उस थाट के जो स्वर हैं उनको अपने में समाहित करता हुआ राग बनते हैं। तो जैसे किसी में सातों स्वर है तो हमने रे छोड़ दिया, जैसे कि अपन भोपाली की बात करें, सारे गापा धसा, माँ छोड़ दिया, नी छोड़ दिया, तो राग बिलावल का स्वरूप बदल जाएगा। स्वरूप बदल जाएगा। जी। किसी में हमने रे छोड़ दिया, माँ नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके अनेकों राग विद्वान लोग हाँ, बनाते जो हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि इन 7 सुरों के डिफरेंट पैटर्न से ही राग बने हाँ, हैं। परमुटेशन जी कॉम्बिनेशन। जी, और डिफरेंट उसमें तो जो है। थाट को गाया नहीं जाता, थाट से राग बनते हैं, लेकिन राग मिनिमम 5 स्वर का होना चाहिए। अच्छा, ये अनिवार्यता है ये ये। अनिवार्यता है। अच्छा 5 स्वर से कम में राग नहीं होगा। जी। तो राग को गाया जाता है। राग में आरोह भी होता है और राग में अवरोह भी होता है। ये क्या चीज है? असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि सारे ग म प ध नि सा, ये आरोह, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सा नी ध प म ग रे सा, चढ़ता हुआ उतरता ये हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर, जी ये अवरोह है। तो आरोह अवरोह हर राग में होते हैं, लेकिन थाट में केवल आरोह होता है, ऊपर जाता है बस। वो सातों स्वर होते हैं उसमें। थाट को गाया नहीं जाता, राग को गाया जाता है। थाट में सातों स्वर होते हैं, राग में केवल, मतलब 5 स्वर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो जी। सकते। तो राग बहार के बारे में थोड़ा तो सा। राग बहार को जी मैं गुनगुना के बताता हूँ आप। इसमें यही खासियत है राग बहार में कि इसमें दोनों निषाद लगते हैं। निषाद दो होते हैं, मतलब कि एक तीव्र निषाद नहीं, सॉरी, जो शुद्ध निषाद होता है, और एक कोमल निषाद। जी। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। सामा, हम रे छोड़ के सीधे मा पे गए हैं इसमें। मा प ग मा रे सा, मा नी ध नि सा, सा नी प म प ग मा रे सा। बहुत सुंदर। इसमें दोनों निषाद आए। मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। जी। ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने 7 शुद्ध स्वर का जिक्र किया था, फिर आप कोमल और तीव्र की भी बात कर रहे हैं। तो एक आम सुनने वाले को अभी मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें कि तीव्र, कोमल और शुद्ध स्वर में क्या, मैं बता ताकि देता वो हूं। गौर कर सके उस जैसे बात कि पे। शुद्ध स्वर जो है, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा, जी। लेकिन सा और रे के बीच में एक स्वर है, सारे सारे, अच्छा ये रे कोमल हो गया। रे और गा के बीच में एक स्वर है, सारे ग रे गा, ये कोमल स्वर हो गया। जो आधा नोट नीचे होते हैं वो कोमल स्वर जी। है ना, सॉफ्ट। और जो ऊपर होता है, जैसे कि ग म प, ये शुद्ध है। ग म प, माँ तीव्र हो गया, माँ ऊपर लगाया जी। हमने। ग म प ग म प, म प ध, धा शुद्ध है। म प ध म प ध म प ध, ये धा कोमल हो गया। इसी तरह से प ध नी, शुद्ध नहीं आ गया। प ध नी, कोमल नहीं आ गया। प ध नी, प ध नी कोमल। नी सा और पा, ये अचल स्वर होते हैं। इनमें कोमल या तीव्र
नहीं होता, इनको अचल स्वर बोला जाता है। अच्छा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट आप या यही ज्यादा सबसे डोमिनेटिंग सुर हैं? सबसे इम्पोर्टेंट स्वर संगीत में कोई है तो वो सा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि सा साधे तो सब सदा। कोई विशेष बात स के पीछे? सा अचल स्वर है, बेसिक स्वर यही है। तानपुरा भी बजेगा तो सा स्वर पे बजेगा। सपोर्ट में पा आएगा, यदि किसी राग में पा है तो पंचम, किसी राग में पंचम नहीं है तो मध्यम आएगा, जी। लेकिन सा सब में कॉमन रहेगा। तो कोई भी राग शुरू होती तो सबसे पहले सा का उच्चारण किया, सा, उसके बाद ने सा, मा पा नी धा नी सा। तो बेसिकली सा एक रेफरेंस है, ब- सा से ही आप स्वरों को सा तलाश से करते बाकी हैं। स्वरों की हाँ, जो कैलकुलेशन है तलाश वो करते सा हैं से ही आप, उसको चलेगी। ढूंढते हैं। सा से नी कितना नीचा है कोमल नी, सा से रे कितना ऊपर है, बट आधार हमारा सा ही रहता है। सा ही रहेगा। तो ये बाहर मैंने आपको बताया, सा म म प ग म रे सा, म नी ध नी सा, सा नी प म प ग म रे सा। बहुत सुंदर। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार। इस ऐसे अनेकों गाने हैं फिल्म संगीत के। ये तो याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये भी जो बाहर पे ही ये होगा? राग बाहर पे गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद आती है राग जौनपुरी। राग जौनपुरी आसावरी थाट का राग है। एक जौनपुरी के साथ में उसका 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 सिस्टर राग बोल सकते हैं आप, राग दरबारी, जो ज्यादा फेमस है। हाँ, दरबारी काफी सुनने में आता है। दरबारी क्या जी। काफी फेमस है, जैसे कि धनी रे सा, सारे ग म प ध नी सा, नी सा ध नी प म प ग म रे सा ध नी रे सा, ये दरबारी के ध स्वर नी हैं। रे सा, सारे ग म प। बट इसमें रे और धा मतलब ऋषभ और दैवत, सॉरी गंधार और दैवत दोनों पे आंदोलन है। सारे ग म प ध नी सा। जौनपुरी में भी यही स्वर होते हैं, लेकिन उस पे आंदोलन नहीं। जैसे दरबारी के फेमस गाने, ओ दुनिया के रखवाले, लोगों को ये गाने तो याद है, इसके पीछे के राग नहीं इसके मालूम पीछे है। के राग नहीं पता है। यदि उनको ये पता लग जाएगा कि ये गाना राग दरबारी पे, तो फिर रागों से डरेंगे नहीं, हाँ। रागों से दोस्ती करेंगे, आसानी से दोस्ती हो जाएगी। आप दुनिया के रखवाले गा लीजिए, दुनिया के रखवाले के सुरों पे कोई गाना दिए आपको मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि राग अभी अभी दरबारी आपने है। एक जिक्र किया कि मात्र सुरों में आंदोलन के परिवर्तन से राग बदल गया। राग बदल, तो गाने के ये इतनी चलन, इतनी बारीकी है हर राग, कि जैसे कि अब राग जौनपुरी की बात करते हैं, सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसमें कहीं भी आंदोलन या ठहराव जी इस नहीं। राग में नहीं है, लेकिन जौनपुरी में दरबारी में है। तो हर राग का अपना चलन होता है जी। जिससे वो राग पहचान में आती है। और इसलिए मैंने बोला कि उस राग के आरोह अवरोह गाने से काम नहीं होगा। उस राग की स्वर मालिका, सरगम गीत भी इसको बोलते हैं, और छोटा ख्याल आप जरूर गाइए तो आपको उस राग की पहचान करने में आसानी हो जाएगी। अब एक ही और राग रह और गया है। चौथा राग यमन। यमन यमन। तो रागों का राजा बोलते हैं, अच्छा। बड़ा फेमस राग है। लोगों को नहीं पता कि यमन में कौन कौन से गाने, सैकड़ों गाने रहे यमन में। नी रे ग रे ग म ग रे सा सा नी, सुना हुआ लग रहा है। पा प म रे ग सा नी सा ग प म पा। नित सांझ सवेरे खिलते हैं। तो ये यमन यमन के स्वर हैं ये? यमन सातों स्वरों का राग है, कल्याण थाट पे है ये। तो जब दीप जले आना यमन बेस्ड गाना यमन हुआ। बेस्ड गाना है। और चंदन सा बदन और अनेकों गाने हैं उस पे यमन पे। गज़लें भी जगजीत सिंह साहब की बहुत सारी गज़लें यमन राग पे हैं, बल्कि एक एल्बम है जगजीत सिंह साहब का जिसमें केवल यमन ही यमन उन्होंने गाया है, अच्छा। तो वो सुनना चाहिए। इसमें केवल माँ तीव्र होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, सारे ग म प ध नी सा,
सा नी धा प म ग रे सा, ये सारे शुद्ध स्वर हैं। शुद्ध स्वर है मतलब राग बिलावल है ये। बट इसमें जब माँ तीव्र कर दी है, सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, नी रे ग रे सा, नी रे ग ग ग, नी रे म तीव्र म, नी रे म म प ध प म प ग म ग रे, नी रे ग रे सा। ये यमन है। जैसे उसका कुहू कुहू का आखिरी अलाप है, आ आ, ये यमन पे। आखिरी जो सरगम है वो भी यमन पे। ये गाना अच्छा। कुहू कुहू यमन पे ही खत्म होता है। तो ये गीत हमारे स्टूडेंट को सिखाने का मतलब ये था कि हमारे फिल्म संगीत में लाइव ऑर्केस्ट्रा लाइन में बहुत ही रेयर लोग हैं, कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो सीखे हुए हैं, गुणी लोग हैं जो इस गीत को गाते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे भोपाल में इतने सारे हम सिंगर्स कुहू कुहू गाने वाले हम एक तरीके से तैयार कर देते हैं जो कि भोपाल का नाम अब देश में मेरा रोशन अगला करें। प्रश्न इसी विषय पे होने वाला था कि कैसे आपने इतने लोगों को, मतलब 90 लोगों के साथ इतनी कठिन गीत को तैयार करना आसान नहीं होता होगा, रहा होगा। कैसे एक सुर में पिरोया, उनको प्रशिक्षित किया, कितना मैंने लंबा चला आपका मैंने ये दौर 6 है? बैच बनाए और सबको टुकड़ों टुकड़ों में पहले मैंने सिखाया। जैसे कि एक बार सोहनी सिखाई, फिर 1 महीने सोहनी का रियाज जी। कराया, फिर मैंने जौनपुरी सिखाई। जौनपुरी की और भी कंपोजिशंस जो हैं गज़ल की और फिल्मी गानों की, ये भी सब सिखाई। फिर मैंने बाहर सिखाई, फिर यमन सिखाई, और जब सब सिखा दी, ये पूरी प्रोसेस में मुझे 1.5 साल लगा। अच्छा। 1.5 साल 90 लोगों को कुहू कुहू तैयार करवाने में 1.5 साल मेरे को लगा। तो इस बीच मैं कीर्तिमान के रिकॉर्डिंग पीछे। पहले करना चाहता था, लेकिन जब भी रिकॉर्डिंग करने जाता था मुझे लगता था कि नहीं, अभी इस पे कुछ कमी है। तो फिर मैं कुहू कुहू का सेशन कर देता था। तो कई सारे सेशन किए कुहू कुहू के, अलग अलग ग्रुप में किए, फिर सामूहिक रूप से भी किए। हम लोग के प्रोग्राम होते रहते हैं सौरशाला के बीच में, जो वहाँ भी सबको मैं ग्रुप में कहवाता था कि इसको गाओ, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये गीत ऐसे हैं कि एक बार के गाने से इनमें मैच्योरिटी नहीं आती। कठिन गीत हैं। ये स्टेज पे गलत होते ही हैं। स्टेज का जब वैसे आप भी 10 बार, 15 बार, 20 बार आप गा लेंगे इस गाने को, तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप सरगम ताने उसकी सही तरीके से बोलते जाएंगे। तो काफी तपस्या रही आपकी और आपकी टीम की, हाँ, और लंबी और साधना, मैंने लंबा दौर। इसमें ये भी थोड़ा सा, जैसे इसमें कठिन चीजें हैं, कुहू कुहू बोले कोयलिया, आ आ, ये लता जी की तान है, ये बहुत कठिन है। जी। फिर इसको हमने, पहले मैंने इसको सरगम में बनाया। सरगम गाना आला आकार के मुकाबले सरगम गाना ज्यादा आसान होता अच्छा। है। सनी धनी रे गा मा गा रे सनी सा, धनी सा रे जानी धनी जानी धनी ध म ग। तो ये वही आलाप है, आपने इसको उसी शुरू में गाया? आलाप को अच्छा। फिर मैंने सरगम में तैयार कराया नोटेशन के साथ। जी। जब नोटेशन में तैयार हो गया तो फिर मैंने उसको आकार में सिखाया। आ आ, तो फिर ये आसान आज हुआ। जी। इस तरीके से पूरे गाने को टुकड़ों टुकड़ों में करके नोटेशन नोटेशन में लिख लिख के लोगों को याद कराया। उसके बाद उनको फिर लिरिक्स में डाला और फिर आकार में उसको लिया, तब ये गाना गमधनी सा, ये इसकी एक पहचान टाइप की बन गई। सारे सानी धनी सानी धनी धमगा गमधनी सा, ये सब टुकड़े टुकड़े में तैयार कराया। फिर उसको पूरी मैंने जो ओरिजिनल गाने की श्रृंखला है जी। उसको मिला के इन सबको तैयार किया। तो लेकिन ये केवल एक गाना नहीं सीखा है लोगों ने, हम मतलब मेरा कहना है कि उन्होंने एक गायकी सीखी है। अच्छा।
क्योंकि देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं। हम स्वरशाला में गाना नहीं सिखाते, हम गायकी सिखाते हैं। क्योंकि गायकी आपको हर गीत में काम में आएगी, हर गाने में, हर गजल में, हर भजन में काम में आएगी। गाना तो एक ही रहेगा, आपको एक गाना तैयार करके आप रह जाओगे। तो उस गाने की बारीकियां, उसकी राग, उसका मींट, उसकी मुर्की, उसकी गमक, वो सारी चीज़ों पे आप जब एम्फोसिस करेंगे तो एक पूरा प्रोजेक्ट निकल के आएगा। फिर वो चीज़ें जो वो सीखा है इस गाने में, वो और अगले भी गानों में, जगह बाकी गानों में यूज तो आप करेगा। गीत नहीं गायक को तैयार करते हैं। गायक तैयार करिए आप, तो गायक उसका उसको एक लाइफ मिलेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि हम कैसे माने कि हम अच्छे गायक हो गए हैं, कि हमने सीख लिया है। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि लोग आते हैं, फीस भी देते हैं और फिर पूछते हैं कि हम कैसे पता चले कि हम अब सीख गए हैं गाना। तो उसका एक बड़ा सीधा सा उत्तर है मेरे पास, जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, और बड़ा सटीक उत्तर है कि जब आपको पैसे देके कोई गाने बुलाए, आपको ऑनरेरियम दे, तो आप समझ जाना कि आपको गाना आने लगा है। प्रोफेशनल लेवल की सिंगिंग हो गई वो। जब आप समझ लीजिए कि आपको गाना आने लगा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में सामान्यतः सामान्य सिंगर का 1,000-1,500 पेमेंट होता है, अच्छे सिंगर का 5,000, 6,000, 10,000 तक भी पेमेंट होता है। और वही सिंगर जब बाहर जाते हैं तो उनका पेमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसे सिंगर भी हैं जो जो हमारे भोपाल के ही हैं और नवांकुर से जुड़े हुए हैं, कि जो अपना एक लोअर जो पेमेंट होता है उस पर गाना शुरू किया था, और आज इंडिया के सबसे महंगे सिंगर्स हैं वो। और अपनी शाला की बात करूं तो हमारे कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि सीखने के बाद अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं। इसमें अनेकों हैं, इसमें कम से कम 15-20, और अच्छा अर्न भी कर रहे हैं जी, है ना। उनके नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे प्रभात हैं, शीजा हैं, पंकज जोशी हैं, राजन अय्यर हैं, अर्चना खरे हैं, मनीषा डोंगरे है, अपर्णा जोशी हैं, और भी बहुत सारे हैं, सोनल हैं, जो कि टीचिंग भी बांट रहे हैं। क्योंकि हमको जो टीचिंग है, हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमको उसको डिसिमिनेट करना है, ज्ञान तो बांटने से घर घर बढ़ता है। संगीत पहुंचाना है हमको। घर घर संगीत पहुंचेगा तो लोगों के मन को शांति मिलेगी, लोगों के दिमाग को शांति मिलेगी, और पूरा देश एक सुख शांति में जिएगा। इसलिए हमारी कोशिश पूरी है बहुत सुंदर। कि संगीत घर घर पहुंचाए। इसलिए हम टीचर तैयार कर रहे हैं, और हमारी क्लास में आज की तारीख में कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एमए म्यूजिक कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो कर भी चुके हैं। अच्छा, तो वो सभी टीचिंग लाइन में जाएंगे। उन सबको इसी लिहाज से एमए म्यूजिक कराया है कि आप सब टीचिंग लाइन में जाओगे और सबको स्टूडेंट्स मिलेंगे। आप ने जो सीखा है वो आप, जैसे मैंने भी जो सीखा है उसको मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, आपने जो मेरे से सीखा है आप उसको लोगों तक तो पहुंचाइए। स्वरशाला की श्रृंखला चलती रहेगी। हाँ, ये और संगीत शाला सब दर जगह शाला पहुंचना चाहिए, विस्तार क्योंकि होता इसमें रहेगा। इतना इतना स्कोप है। अभी हर घर में, हर व्यक्ति के दिमाग में आपको संगीत पहुंचाना है, ये टारगेट है अपना। बहुत खूब। और विषय पे रहते हैं, तो जब आप कुहू कुहू का ये 90 लोगों के सामूहिक गायन, संवेद गायन की तैयारी कर रहे थे, या प्लान आपके दिमाग में रहा होगा, तो आप ये सोच के किया था कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, या हम विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं, उसी को लक्ष्य लेकर चले थे, बस यूं ही हमने किया और विश्व कीर्तिमान बन गया, या आपने ये तयशुदा था आपके नहीं, लिए? ये बिल्कुल मेरे दिमाग में मैं डिटरमाइंड था कि मैंने अपने आप में स्टडी किया हुआ था। आजकल तो डिजिटल मीडिया में सब कुछ मिल जाता है कि क्या इसको, इस गाने की ग्रुप सिंगिंग कहीं हुई है। अच्छा, तो मुझे समझ में आ गया था कि ग्रुप सिंगिंग इसकी नहीं हुई और दिस कैन बी ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके कई सारे फायदे थे। एक तो मैं 90 स्टूडेंट को, क्योंकि हमारी 9वीं वर्षगांठ थी, तो उससे मैंने रिलेट किया कि मैं 92 स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो दो फायदे उसमें मुझे दिखे कि एक तो स्टूडेंट सीखेंगे और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो मुझे पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था मुझे। अच्छा, हाँ, और उसकी उसी हिसाब से मैंने लोगों को नहीं बोला था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी उसी हिसाब से करवाई थी प्रोफेशनल तरीके से, जो कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए
एजेंसीज को भेज पाऊँ। तो आपको नहीं लगता कि अब आपने दूसरों को राह दिखा दी और भी समूह है अच्छी संगीत बात है, मैं तो चाहता हूँ, हम तो म्यूज़िक के प्रचार प्रसार के लिए, नए लोगों को स्टेज देने के लिए 83 से काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि नए-नए सिंगर्स आएँ, मेरे पास भी आएँ, सभी जगह जाएँ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे पास आएँ, पूछें और खूब बढ़ें, तरक्की करें, यही हमारा टारगेट है। आगे और क्या सोच रहे हैं आप और आपकी टीम? क्या प्लानिंग्स अब हैं, ये क्या रिकॉर्ड तैयारियां ऐसा है हैं? कि मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड को स्वरशाला ही ब्रेक करेगी। अच्छा, आप स्वयं का रिकॉर्ड आप तोड़ना जी, चाहेंगे? हमारी अगले साल 10वीं वर्षगांठ होगी, तो मेरी इच्छा है कि हम 9वीं वर्षगांठ में 90 लोगों से हमने कुहू कुहू गवाया, तो 10वीं वर्षगांठ में हम 100 लोगों से कुहू कुहू गवाएँगे। और लिम्का बुक और गिनीज़ बुक की भी मैंने पूरी स्टडी की थी। उन लोगों की बुकलेट निकलती है, वो अप्रैल में निकलती हैं। और जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं देखने के लिए, उनके सामने हमको परफॉर्म करना है। तो पहले हम लिम्का बुक में हमारी अप्रोच चल रही है, तो हम उन लोगों को बुलाएंगे, बट नेक्स्ट ईयर वो लोग आके हमारे उनके सामने हम प्रेजेंटेशन करेंगे और इसको लिम्का बुक में हम 100 लोगों का जी। रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। तो हम अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक करेंगे। जब भी उस हम रागदारी पर चर्चा कर रहे थे, मैं मेरे ज़हन में एक प्रश्न था, थोड़ा समय आगे पीछे हो गया उसको लेके, कि आपका एक प्रोग्राम और काफ़ी चर्चा में रहता है शहर में, मेलोडी ऑफ रागाज़। यस, तो जब आप राग के बारे में बात कर रहे थे, तो उस प्रोग्राम की भी संकल्पना, उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि आप रागों की एक समझ के बारे यस। में लोगों को बताते हैं? देखिए, ये एक बात मैं आपको बताऊंगा और आप उससे एग्री भी करेंगे कि जो पुराने ज़माने के गाने हैं, जिनको हम सदाबहार गीत बोलते हैं, आज भी सुने जाते हैं जो। आज भी सुने जाते हैं और ऐसे सुने जाते हैं, आप ऐसा समझिए कि आज भी इंडियन आइडल आता है जी। और भी रियलिटी शोज़ आते हैं और 10-10, 12-12 साल के बच्चे मधुबन में राधिका नाच रहे, कू कू बोले कोयली और ये सब गाते हैं, जो उनके 75 साल पहले की घटना है। हुँ। तो उन गानों का जादू आज भी चलता है। कारण क्या है कि वो गाने शास्त्रीय संगीत का आधार लिए हो। शास्त्रीय संगीत कभी पुराना नहीं होता, उसमें इतनी गुंजाइश है, इतने नए इन्वेंशन उसमें होते हैं कि वो कभी पुराना नहीं हो सकता, वो नया ही रहेगा हमेशा। उसमें लाइवनेस है, जीवन है उसमें, तो इसलिए वो गाने आज भी जीवित हैं। आज की तारीख में गाने आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं लगता कौन सा गाना है, कोई इक्का दुक्का याद रह हाँ, जाते हैं। इसलिए रियलिटी शोज़ में भी देखने में आता है कि प्रायः लोग पुराने पुराने ही ही गाने गाने यूज़ पकड़ते हैं करते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा अच्छा भी लगता है कि यार। और देखिए, आप पुराने गानों की, जो राग बेस्ड गाने थे, उनकी अपनी एक मेलोडी है। उस जमाने में बहुत चिल्ला के गाने का एक, वो जैसे बोलते हैं, चलन नहीं था। अच्छा। जो आज की तारीख में कि लोग आते हैं रियलिटी शोज में, चिल्ला चिल्ला के गाने लगते हैं और खिताब भी ले जाते हैं, बट उस जमाने में मेलोडी को, आपकी फीलिंग को प्रायोरिटी दी जाती तो थी। आज संगीत में लाउडनेस बहुत बढ़ संगीत गई में है। लाउडनेस और फील नहीं है, जो फील तो चले गया है ना। म्यूजिक के शोर में आपके जो जो हृदय की भावना है वो तो दब गई है, कहीं दिखती ही नहीं है। और वैसी कंपोजिशन भी नहीं बनती, ठहराव जिसमें हो, जिसमें कि फील हो। इस गाने भी सिंगर्स भी कुछ उतना उनको मिल नहीं पाता होगा। सिंगर्स तो अच्छे हैं, बट उनको उतना कुछ मिल नहीं पाता होगा कि अपना फील या अपनी स्किल दर्शाएं, क्योंकि ऑडियंस भी वही चाहती है, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी वही बनाते हैं, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। नहीं, अच्छा बट है। अमर वही है आज भी। आप अपने इन प्रोग्राम से, मेलोडी ऑफ रागाज़ से, लोगों में मुझे सुनना है, सुनने के भी संस्कार विकसित होते हैं। मेलोडी जब आप ऑफ अच्छा रॉगास का कुछ कॉन्सेप्ट परखते ये हैं। था कि जो मैंने बताया कि क्लासिकल म्यूजिक का लाइट म्यूजिक में या फिल्म संगीत में कैसे उपयोग किया गया है, ये हमको लोगों को बताना है। और लोगों को बताना है कि आप क्लासिकल म्यूजिक से डरे नहीं। आप भले ही फिल्मी गाने गाते हैं, लेकिन उतना ज़रूर सीखें जितना फिल्मी गाने गाने के लिए ज़रूरी है। तो वो हम क्या करते हैं कि हमने 5, 7, 10 रागें ले ली, उस राग को हमने एक्सप्लेन किया और उस राग पे आधारित जितने भी गाने हैं वो हमने लोगों को गा के बताए कि साहब ये गाने हैं जो इस राग पे हैं, आप डरिए मत, आप भी इतना सीख लीजिए इस राग को और इन गानों को भली भांति आप गाइए, अच्छा लगेगा आपको। तो शास्त्रीय संगीत की बुनियादी समझ से जो मैं समझ रहा हूँ, तो आपके सुगम संगीत की गायकी में भी एक गहराई या एक ठहराव आ जाता है। निश्चित रूप से क्या होता है ना कि आजकल एक सिस्टम चला है, हालांकि अच्छी बात भी है, कैरोके सिस्टम आजकल कैरियोके पे सभी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, सब भी गाते हैं।
लेकिन उसमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। मैं देख रहा था आपका जो वीडियो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला, हाँ, आप लोगों ने भी एक इसको ट्रैक पे गाया ट्रैक है पे और गाया आजकल हमने। बहुत चलन हाँ, में है हमने कैराओके साभार सिंगिंग। यूट्यूब से जी ट्रैक लिया है हमने जी। उसको। तो उसका एक नुकसान है, एक फायदा है। पहले मैं फायदा बताता हूँ इसका। फायदा तो बल्कि ये बोलता हूँ कि कैराओके म्यूजिक तो एक वरदान बन के आया और हमारे कोविड के टाइम में इसने इतना साथ दिया है लोगों का कि लोगों का जीवन भी बचाया है कोविड के दौरान उन्होंने। मुझे लगता है लोगों में जो संगीत के प्रति अचानक से बहुत रुचि बढ़ी यस, है, कोविड स्पेशली का गायन उसमें, में, हाँ, उसमें कोविड का भी रोल बहुत बड़ा रहा है और योगदान है। कराओके ट्रैक्स की यस, अवेलेबिलिटी का भी यस, इसमें भूमिका कैराओके है। ट्रैक्स की, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स बनाने वाले भी आए हैं जिसमें एक चौहान साहब भी हैं। इतने अच्छे ट्रैक उन्होंने बताए। तो फायदा उसमें यह है कि यदि कोई तैयार सिंगर उसको गाता है कैराओके ट्रैक में, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेबैक चल रहा है, एक म्यूजिक चल रहा है, रिकॉर्डेड गाना चल रहा है। क्योंकि उसके ट्रैक ओरिजिनल क्योंकि उसको ऑर्केस्ट्रा का गाना होता आता होगा। है, उसको संगीत की समझ है, ताल की समझ है, और सुर की समझ है। ये फायदा है उसका। मतलब जो अच्छे गाने वाले हैं उनके लिए तो वरदान है, समझ लीजिए कैराओके। अच्छा। लेकिन जो नए वाले हैं, जिनको ताल की समझ नहीं है, जिनको सुर की समझ नहीं है, तो वो अच्छा म्यूजिक उनको कंफ्यूज कर देता है कि यार बहुत अच्छा गा रहे हैं वो। अच्छा, हमारे एक देश का कल्चर है, एक परंपरा है, और लोगों का ये समझ लीजिए कि एक एक संकोच भी रहता है। वो कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम बहुत खराब गाते हो या तुम मत गाया करो, तुम्हारे बस का नहीं है। वो खराब गा रहा है, उसको बुला रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, ताली बजा के वो निकल गए अपना। बाद में जाके बोलेंगे क्या बेइज्जत होता है यार वो। तो कैराओके सिंगर से मैं बोलता हूँ कि खूब गाइए कैराओके पे, लेकिन बेसिक से जरूर सीखिए। जब आप सीख के कैराओके पे गाएंगे ना, आपको पता लगेगा कि कहीं ताल तो मिस नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि वो तो बंदूक की गोली के समान चलता रहा कैराओके ट्रैक। सिंगर को जिस दिन समझ में आने लगे कि हाँ उसकी ताल मिस हो रही, तो समझ लो कि उसकी बुनियादी शिक्षा शुरू हो चुकी समझ है, बढ़ रही है। समझ बढ़ रही है उसकी। तो इतना उसको समझ में आने लगेगा तो वो सुधार लेगा उसको। लेकिन दिक्कत वहां होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका सुर भी हट गया, ट्रैक भी चेंज हो गया और ताल भी चली गई, बट वो गा रहा है। आज कोई बताएगा नहीं उसको। उसको कौन बताएगा? उसको उसको टीचर बताएगा जिससे वो सीख रहा है, क्योंकि टीचर की ड्यूटी है, वो बताएगा। लेकिन जो नहीं सीख रहा है उनको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा उनको। तो सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ, ये सजेशन भी देता हूँ कि भैया आप कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास जो भी टीचर हो उससे आप सीखो, तो आपको पता तो लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितने और तरक्की करनी। उसके बाद सीख के आप कैराओके पे गाओ, रिकॉर्ड करो, बढ़िया स्टूडियो में जाओ, मज़ा आएगा। सुनने में आपको भी मज़ा आएगा, सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। जैसे कि चर्चा हुई कि आपने, आजकल लोग खूब गाने में खूब शौक है लोगों को, स्पेशली गाने में, और लोग गाना चाहते हैं। तो जो नए गायक हैं जो आना चाहते हैं, शौकिया ही गाना चाहते हैं, तो कुछ उन्हें गाइए, कुछ गुरु मंत्र दीजिए, कुछ बताएं, कुछ मार्गदर्शन रहे उनके लिए, कैसे आ, बेहतर हों वो। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट करता हूँ कि गाना या गीत या संगीत ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो प्रत्येक मनुष्य में है। इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। ये संगीत ईश्वर को बहुत पसंद है, और बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग संगीत है। इसलिए शायद हमारी पूजा में या आराधना में कहीं ना कहीं कुछ, हर सब कुछ हाँ, संगीतमय कुछ है हमारे। संगीतमय रहता है। यदि सामवेद से शुरू करते हैं तो वहां भी जो कुछ होता था पुराने जमाने में, वो सब संगीतमय होता जी। था। ईश्वर की आराधना संगीतमय होती है। हमारे सुंदरकांड, हमारी रामायण, हमारे भजन सब संगीतमय होते हैं, इसलिए कि ईश्वर को संगीत अच्छा लगता है। तो संगीत से आप ईश्वर के पास अधिक पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं लोगों से कि आप संगीत को ईश्वर की भक्ति के रूप में लीजिए। आप उतनी निष्ठा से उसको सीखिए जितनी निष्ठा से ईश्वर की भक्ति करते हैं। यदि ईश्वर की भक्ति नहीं भी करते हैं, आप संगीत को निष्ठा से सीखिए, तो वो ईश्वर की भक्ति के बराबर है। आप दिल से गाइए, और आप यकीन करिए, कई बार जब आप अकेले में बैठ के गाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई एक 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 नहीं दिखने वाली शक्ति आपके आसपास है जो कि आपका गाना सुन रही है। आप महसूस करेंगे इस बात को कभी। स्वयं से भी साक्षात्कार होता है। बिल्कुल और होता है। तो सभी को गाना चाहिए। कुछ सीख के गाएंगे आप, थोड़ा सा बेसिक्स की ट्रेनिंग ले लेंगे। कुछ लोग तो आलोक जी कुदरती होते हैं,
उनको संगीत सिखाना नहीं पड़ता, यहाँ केवल उनको फिनिश करना हाँ, पड़ता तराशने की आवश्यकता है, केवल सिर्फ ये रहती है। तराशने की आदत पड़ना ज़रूरत पड़ती है। तो बट ऐसे बहुत रेयर हैं, बहुत बहुत ही कम है ऐसे। मेजॉरिटी वही है कि जिनको संगीत सीखना चाहिए, बेसिक से सीख लो आप थोड़े से, और खूब गाओ आप। हर या मतलब कुदरती हैं, हुनरमंद, और फिर तराश दिए जाएँ तो शायद आप बहुत वो अच्छे हो बन जाएँ, जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाएँगे वो फिर बन आप। जाते हैं, वो समय के साथ साथ वो जी। निकल जाते हैं। और आजकल तो संगीत को प्रोफेशन में भी बहुत लेने का स्कोप है, और लोग लेते भी हैं। हमारे भोपाल में भी अनेकों कलाकार हैं जो फुल टाइम संगीत का काम करते हैं, बल्कि उनमें से कुछ तो जॉब भी करते थे, लेकिन जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकते थे। वो आधी रात को लौट के आ रहे हैं, कभी बाहर चले गए तो 2 दिन की छुट्टी है तो स्कूल की दिक्कत, तो उन्होंने आजकल जॉब हाँ, फुल लाइव टाइम काम करते हैं लाइव उसमें। म्यूज़िक, लाइव सिंगिंग। क्योंकि स्कोप बढ़ गया है, पहले के ज़माने में स्कोप नहीं था। जी। एक ज़माने में जब शादी ब्याह में हम भी जाते थे, प्रोग्राम करते थे, ऑर्केस्ट्रा था हमारा, तो बड़ी शर्म भी आती थी। लेकिन बाद में उसी को बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जाने लगा। लोग बड़ा-बड़ा पेमेंट देके शादी में बुलाते हैं अपने ऑर्केस्ट्रा को। यार हमने शादी में उनको बुलाया है, हुँ। हमारे प्रोग्राम में वो आएँगे, हमारी सगाई में फलाना गज़ल गायक आएगा, वो एक क्रेडिट की बात हो गई है। तो समय के बदलाव है, लोग फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन और लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं जो संगीत के शौकीन हैं। आप अपने आप को प्रोफ़ेशनल बनाने की तैयारी करिए, उस डायरेक्शन में चलिए। यदि आप संगीत को अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, तो उस हेतु आप उसके लिए आप अभ्यास करिए, रियाज़ करिए, अपने टीचर की तलाश करिए और बढ़िया तरीके से पैसा कमाइए आप उससे। आजकल लाइफ़स्टाइल भी ऐसी है कि लाइव संगीत को, लाइव गायकी को बहुत काफ़ी पसंद किया बहुत जाता है। पसंद किया जाता है, और खूब मौके मिलते हैं, और अक्सर वो पार्टीज़ और होटल्स में सभी जगह आपको काफ़ी अवसर उपलब्ध हैं। तो आपका कहना है कि लोग ना सिर्फ़ इससे खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसको अपने वो भी उसमें जीवन यापन जीवन का यापन साधन का भी बना साधन भी सकते बना हैं, सकते हैं। इतना स्कोप अब डेफ़िनेटली, संगीत के क्षेत्र में और भोपाल निश्चित, जैसे शहरों में भी है। निश्चित रूप से, जी, और निश्चित रूप इस स्तर का मार्गदर्शन भी उपलब्ध है कि लोग खुद को इस स्तर पर तराश पाएँ कि वो प्रोफ़ेशनल सिंगिंग की से। तरफ भी बिल्कुल, बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए, बिल्कुल बातचीत का ये एक सिलसिला अपन आगे भी जारी रखेंगे हाँ, आलोक जी। ये आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और एक इस बहाने बातें, हमारी जो सोच है, जी, ये लोगों तक पहुँच रही है आपके माध्यम से, तो लोगों बहुत के लिए खुशी भी की और बात है। हमारे लिए ये बड़ा एक समृद्ध करने वाला अनुभव था। और जैसा कि आपने बोला, तो हम आगे भी अन्य विषयों पर बात करते रहेंगे। जी, आपकी भावी योजनाओं के लिए और आपकी टीम की भावी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, और बहुत-बहुत मुझे धन्यवाद। लगता है आपके कॉन्फिडेंस को लेके, आपकी तैयारी को देख के, कि आप और आपकी टीम के सामने संभावनाओं का एक अनंत आकाश खुला हुआ है। जी, तो निश्चित ही आप लोग काफ़ी ऊँचा प्रवास करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्ते, आप धन्यवाद, सभी का नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।